सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुप्त काल में विज्ञान के विकास के बारे में। विद्यार्थियों, गुप्त काल में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हमें दिखाई देती है। इस काल में गणित, वेदक, ज्योतिष आदि विषयों पर ग्रंथ लिखे गए। विज्ञान, गणित तथा ज्योतिष आदि के महान विद्वान इसी युग में हुए जो भारतीयों की अन्वेषक शक्ति के प्रतीक साबित हुए। इनमें आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त विशेष स्थान रखते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि विद्यार्थियों दशमलव पद्धति की खोज थी, जो विश्व इतिहास के लिए एक युगांतरकालीन खोज साबित हुई, यानी एक युग का अंत होकर नए युग की शुरुआत इसके बाद में हुई। दशमलव पद्धति का विकास विश्व सभ्यता को भारत की प्रमुख देन रहा है। गुप्त युग में चिकित्सा विज्ञान और शिल्प शास्त्र तथा रसायन विज्ञान का भी विकास हुआ। इसी संदर्भ में प्रोफेसर मीनाक्षी सहाय का कथन उल्लेखनीय है कि 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ और उनका संकलन वैज्ञानिक व तकनीकी ग्रंथों में हुआ। इस काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे, अतः इन दोनों शाखाओं का समुचित विकास हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गुप्त काल में गणित शास्त्र के या गणित शाखा के विकास की। तो विद्यार्थियों, गणित के क्षेत्र में गुप्त काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो मैंने आपको अभी बताई वह थी दशमलव की खोज। इसकी जानकारी से पहले लोग 10, 20, 100, 1000 अथवा इससे आगे की बड़ी समस्याओं के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते थे। यह बड़ी बोझिल पद्धति थी और यूरोप में 12वीं शताब्दी तक इसी का प्रयोग किया जाता था। दशमलव पद्धति ने अंक गणना को बड़ा सरल बना दिया। अरबों ने इसे भारतीयों से सीखा और यूरोप के लोगों ने अरबों से। अरबी लेखकों अल मसूदी जो कि 10वीं शताब्दी में भारत आया था, व अल बरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ने स्पष्ट रूप से इस पद्धति की खोज का श्रेय भारतीयों को दिया है। गणित के क्षेत्र में गुप्तकालीन विद्वान निम्न प्रकार हुए हैं। सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट गुप्त काल में गणित और ज्योतिष के महान विद्वान हुए। उनका जन्म पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी के लगभग हुआ था और इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथ में वृत्त यानी सर्कल, त्रिभुज, ट्रायंगल आदि के सिद्धांतों का वर्णन किया तथा दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट को क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि विषयों का जन्मदाता भी माना जाता है। अपने ग्रंथ में उन्होंने गणित के साध्यों का प्रतिपादन किया और साथ ही संख्याओं, उनके वर्गों और गणों की समानांतर श्रेणी का वर्णन किया है। उन्होंने इस ग्रंथ में बीज गणित में 4 अज्ञात राशियों वाले योगपदिक समीकरणों का हल भी बताया है। प्रोफेसर मीनाक्षी सहाय कहती हैं कि आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में विशेष स्थान केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने सबसे पहले गणित ज्योतिष की समस्याओं को उठाया, बल्कि इसलिए भी है कि उनके द्वारा बताए गए बुनियादी गणित सिद्धांतों का आने वाली शताब्दियों के गणितज्ञों ने भी अनुकरण किया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की अनुमानते जो माप है वो 314.16 जो है वह आज तक प्राय सही मानी जाती है। साथ ही पृथ्वी गोल है तथा वह अपनी परिधि पर घूमती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट विद्यार्थियों प्रथम भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे और आपको ज्ञात होगा कि भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो 1974 में अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। वो इन्हीं आर्यभट्ट की याद में रखा गया। आर्यभट्ट ने नक्षत्रीय चलन के परिवर्तनों का भी विवेचन किया है। उसने सबसे पहले ज्योतिष में जीवा का उपयोग ज्ञात किया तथा ग्रहों एवं ग्रहणों संबंधी अनेक गणनाएं की। उन्होंने अपने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में ग्रहण के कारणों का सूक्ष्म विवेचन किया। उन्होंने यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु राक्षसों के ग्रसने से नहीं होते, अपितु ग्रहण चंद्रमा अथवा पृथ्वी की छाया का परिणाम है। उसने अलग अलग नक्षत्रों और ग्रहों की गति पर भी प्रकाश डाला है। उसने वर्ष का जो मान निकाला है वह विद्यार्थियों यूनानी ज्योतिषी तालमी द्वारा निकाले गए मान से भी अधिक ज़्यादा शुद्ध है। वर्तमान ज्योतिषियों का ये मानना है कि वर्ष में 365.251306 दिन होते हैं। आर्यभट्ट की गणना है कि वर्ष में 365.2586 दिन होते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट की गणना आधुनिक ज्योतिषियों के निकट और सही है।
ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र घोषित करने वालों में भी आर्यभट्ट का नाम अग्रणी है। विद्यार्थियों, इसके बाद एक अन्य प्रमुख गणित शास्त्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जिनका नाम है वराहमिहिर, और इनका जो काल है वह 505 ईस्वी से 587 ईस्वी है। वह गुप्त युग का जो है दूसरे प्रसिद्ध ज्योतिषी और धातु विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। उनके ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ विद्यार्थी उन्होंने लिखे, जिनमें पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, व्रत संहिता, व्रत जातक और लघु जातक विशेष उल्लेखनीय हैं। पंच सिद्धांतिका में 3री-4वीं शताब्दी में प्रचलित ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। ये 5 सिद्धांत पैतामह, वशिष्ठ, पौलिश, रोमक और सूर्य थे। उसने स्वीकार किया कि यूनानी लोग ज्योतिष विज्ञान के पंडित थे। उसने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक तथा पौलिश नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में विद्यार्थी विभक्त किया, जिनमें तंत्र यानी गणित ज्योतिष, होरा यानी जन्मपत्री और संहिता यानी फलित ज्योतिष शामिल हैं। व्रत संहिता जो ग्रंथ है वराहमिहिर का, वह ज्ञान विज्ञान का विशाल कोश है। इसमें अनेक विषय शामिल किए गए हैं, जिनमें ज्योतिष, भौतिक भूगोल, नक्षत्र विद्या, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, प्राकृतिक चिकित्सा आदि विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। विद्यार्थियों, इसके बाद में चर्चा करना चाहूँगी ब्रह्मगुप्त की। और ब्रह्मगुप्त जो है गुप्त काल के एक महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने 628 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। विद्यार्थियों, आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की, तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त। उसने न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से पहले ही ये निरूपण कर दिया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार ही समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना और रखना है। आपने विद्यार्थियों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही जो भी वस्तुएं आप ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो नीचे आती है। जैसे गेंद आप आसमान में उछालेंगे लेकिन वे नीचे आएगी। कोई भी फल गिरता है तो नीचे की ओर गिरता है, वो इसी वजह से गिरता है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और वह हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस नियम की जानकारी जो है ब्रह्मगुप्त ने उसी समय प्राचीन काल में हमें दे दी थी। गुप्त काल में ज्योतिषियों ने इस बात की खोज कर ली थी कि नभमंडल में ग्रह प्रतिबिंबित प्रकाश से चमकते हैं। वे पृथ्वी की अपनी धुरी पर दैनिक चाल से भी अवगत थे और उन्होंने उसके व्यास की भी गणना की थी। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत में गुप्तकालीन ज्योतिष विद्या पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया की यूनानी ज्योतिष की अपेक्षा अधिक उन्नत थी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी गुप्त काल में भौतिक व रसायन शास्त्र के विज्ञान के विकास की। तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और धातु विज्ञानवेता था वह था नागार्जुन। वह बौद्ध दार्शनिक और आचार्य भी था। नागार्जुन ने अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी, जिनमें प्रमुख हैं लोह शास्त्र, रस रत्नाकर, कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंगल आदि। उसका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार पारद यानी पारे की खोज था। यह रसायन एवं आयुर्वेद के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। उसने रस चिकित्सा का भी आविष्कार किया, जिसके अंतर्गत उसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज धातुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और इनके रासायनिक प्रयोग से रोगों का इलाज हो सकता है। युआन चुआंग यानी हेनसांग और तारानाथ, जो कि विदेशी यात्री थे, तारानाथ तिब्बत के और युआन चुआंग चीन के, इन्होंने जो है प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को रसायन और धातु विज्ञान का जो है पंडित बताया है। उसने पारे को भस्म करने की क्रिया का आविष्कार किया, जिससे आयुर्वेद और रसायन शास्त्र में बड़ी प्रगति हुई। इसके बाद में विद्यार्थियों में बताना चाहूँगी आपको गुप्त काल में शिल्प शास्त्र के विकास की। तो धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल में विशेष प्रगति हुई। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने और ढालने की कला इस काल की विशेषता थी। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान की प्रगति का साक्षात प्रमाण है। विद्यार्थियों, इसका घेरा जो है 16 इंच है और इसका वजन 6.5 टन तथा इस स्तंभ की लंबाई 7.5 मीटर है। 1600 वर्ष बाद भी इस स्तंभ पर कहीं भी जंग लगने या धातु के उधड़ने का चिन्ह नहीं है। गुप्तकालीन धातु कर्म के कौशल का
एक अन्य उदाहरण बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी हुई तांबे की प्रतिमा है, जो 7.5 फीट ऊंची है और 1 टन वजन की है। इसीलिए प्रोफेसर रामशरण शर्मा कहते हैं कि गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना चमत्कार लोह और कांस्य कृतियों में दिखाया। बुद्ध की विभिन्न प्रकार की कांस्य मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर इस समय शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक धातु के बारे में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। साथ ही जो लौह स्तंभ है महरौली का, वह स्तंभ शिल्पकारी के महान तकनीकी कौशल का भी प्रमाण है। यद्यपि शुष्क क्षेत्र में रहने के कारण भी इसका जीवन लंबा हुआ है। इस प्रकार का लौह स्तंभ 100 साल पहले पश्चिम के किसी भी ढलाई घर में बनाना असंभव था। ये इस बात का प्रमाण है कि गुप्त काल में शिल्प शास्त्र और धातु विज्ञान की उन्नति कितनी ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगी चिकित्सा विज्ञान की। तो चिकित्सा विज्ञान में भी इस काल में प्रगति हुई। 6ठी सदी के प्रारंभ में वाग्भट ने आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की, जिसमें चरक संहिता व सुश्रुत संहिता का सार किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजसभा में आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान व चिकित्सक धन्वंतरी रहता था। इस युग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ नवनीत कम की रचना की गई। यह सन 1890 में बावर नामक व्यक्ति द्वारा पूर्वी तुर्किस्तान के कूचा में खोजा गया था। इसमें चरक, सुश्रुत, हारित, जातकर्ण, शारपाणी और पाराशर संहिता के उपयोगी और लाभप्रद नुस्खों और योगों का संग्रह है। इस ग्रंथ में कई सूत्र, नुस्खे और उपचार विधियां भी दी गई है। मानव चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा की ओर भी विशेष ध्यान इस काल में दिया गया था। विद्यार्थियों, पाल काप्य नामक पशु चिकित्सक ने हस्त्य आयुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा। हस्त्य आयुर्वेद यानी हाथियों से संबंधित आयुर्वेद। इसके 160 अध्यायों में हाथियों के विभिन्न रोगों, उनके निदान और उनकी चिकित्सा का व्यापक वर्णन मिलता है। विद्यार्थियों, तत्कालीन सेना में और राजकीय वैभव में हाथियों का बड़ा महत्व था। अतः उनकी चिकित्सा पद्धति का विकास, शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान चिकित्सकों को था। चीड़ फाड़ का सूक्ष्म परीक्षण करना उस समय प्रचलित था। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि गुप्त काल में न केवल प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति हुई, कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्नति हुई, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का काफ़ी विकास हुआ और इनके बहुत सारे ऐसे सिद्धांत उस समय बने जो हमारे वर्तमान में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी में भी मील का पत्थर साबित हुए। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि गुप्त काल से संबंधित हमारा जो चौथा यूनिट था वो पूरा हुआ और गुप्त काल से संबंधित जो भी राजनीतिक उपलब्धियाँ, सैनिक उपलब्धियाँ उनके सम्राटों की रही, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, और इसी के साथ साथ गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो एक मजबूत प्रशासन व्यवस्था थी, उसके साथ साथ जो है गुप्त काल में कला और साहित्य और दर्शन की विभिन्न धाराएं जो है विकास की चरम सीमा पर पहुंची, और जिसकी वजह से गुप्त काल का युग एक क्लासिकी युग हमारे भारतीय इतिहास में माना गया। उसके विस्तृत चर्चा मैंने आपकी, और अंत में हमने गुप्त काल में विज्ञान का जो विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ और उनका हमारे आज के युग में क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके कोई सुझाव हैं तो सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।